वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। अ, पिछले लेक्चर को मैंने जो आप लोगों को रिगार्डिंग जो बताया था कि वेरियस मटेरियल्स यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल प्लांट, उसमें मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों के सामने आयरन का ज़िक्र किया था कि आयरन एक ऐसा मटेरियल है जो आम तौर पर, क्योंकि ईज़िली अवेलेबल है, सस्ता होता है, तो हर तरीके के मशीनरी पार्ट्स में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा किसी भी प्रोडक्शन प्लांट के कंस्ट्रक्शंस में आयरन हर तरीके से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट एक टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मुझसे ये स्लाइड रह गई थी जो अभी आप लोग अपनी स्क्रीन्स पे देख पा रहे हैं। ये कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो मुझे पहले बताने थे, बट कुछ दिक्कतों की वजह से क्या कहते हैं मुझसे छूट गए। बट अब मुझे मिल चुके हैं तो मैं आपके सामने इस स्लाइड को भी रख रहा हूँ। इससे पहले कि मैं अपना आगे का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करूँ, मैं आप लोगों के सामने कास्ट आयरन के डिसएडवांटेजेस ये शेयर करना चाहूँगा। सो आप लोग पहले पॉइंट को ज़रा ध्यान से देखिए। इसमें लिखा हुआ है कास्ट आयरन इज़ वेरी हार्ड एंड ब्रिटल, देयरफॉर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मशीन। This disadvantage can be overcome by the addition of different material to improve his performance। कास्ट आयरन के इससे पहले वाली स्लाइड में, इससे पहले वाले लेक्चर्स में आप लोगों ने एडवांटेजेस वगैरह, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कितने तरीके का होता है, ये सब पढ़ लिया है। लेकिन हर चीज़ के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो उसी तरीके से कास्ट आयरन का भी एक डिसएडवांटेजेस, और जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो निकल के आया, वो अब आप लोग देख रहे हैं कि ये बहुत हार्ड होता है और ब्रिटल, चटकदार हो जाता है। अगर मान लीजिए ये, यानी कि जो मेटल्स के केस में आप लोगों ने अपने स्कूल्स में भी पढ़ा होगा कि दो प्रॉपर्टी होती हैं, मेलेबल एंड डक्टाइल। यानी कि या तो आप उसको हैमर से पीट पीट के आप उसको प्लेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो एक अच्छा मेटल होता है, या फिर अगर आप उसको खींच के लंबे वायर्स में कन्वर्ट कर दें, तो ये जो दो प्रॉपर्टीज़ होती है, मेलेबल एंड डक्टाइल, ये जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं ये कास्ट आयरन के केसेस में ना के बराबर होती हैं। इसी वजह से ये पहली लाइन कह दी गई है कि कास्ट आयरन इज़ वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। यानी कि अगर इसको हैमर मारा जाए, इसको एक्सेस में पीटा जाए, तो ये टूट जाता है, चटक जाता है। इसका मतलब दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरा प्रीवियस लेक्चर याद हो तो मैंने बताया था कि किसी भी मेटल की हार्डनेस, और ख़ासकर आयरन के केस में उसकी हार्डनेस इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि उसके अंदर कार्बन की परसेंटेज कितनी है। तो अब आप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि कास्ट आयरन अगर हार्ड है तो इसका मतलब ये बात तय है कि इसके अंदर जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है वो ज़्यादा होगी। और इसी के बाद जो लिख रखा है, देयर फोर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मशीन, यानी कि जो भी मशीन्स, जो भी टूल्स वगैरह जो प्रोडक्शन प्लांट के अंदर या और भी अदर प्लांट्स में यूज़ किए जाते हैं, मशीनें अक्सर कास्ट आयरन से नहीं बनाई जाती। तो फिर क्या होता है, अगर इस डिसएडवांटेज को आपको अगर ख़त्म करना है तो बेहतरी यही है कि आप इस कास्ट आयरन में अदर अदर चीज़ें, जिसकी वजह से इसकी हार्डनेस और इसकी जो ब्रिटल वाली ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये सुधर जाएं, तो आप उनको मिक्स कर सकते हैं। और आप लोगों को एक टेक्निकल टर्म और भी पता है, जब हम दो तीन मेटल्स को आपस में मिक्स करते हैं जिसकी वजह से किसी पर्टिकुलर मैटर की या मेटल की या मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, एलॉयज़। आगे भी हम लोग पढ़ेंगे एलॉयज़ के बारे में, तो ये कुछ उसी बात को जिक्र कर रहा है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट को आप लोग देखिए, कास्ट आयरन इज अटैक्ड बाय डाइल्यूट H2SO4, कॉमा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड डाइल्यूट एज वेल एज कंसनट्रेटेड HCl। यानी कि ये एक दूसरा डिसएडवांटेज निकल के आया कि कास्ट आयरन एसिडिक अटैक को झेल नहीं पाता। यानी कि अगर H2SO4 इसमें पड़ जाए, नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन हो जाए या कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन हो जाए, सो कास्ट आयरन के साथ दिक्कतें आती ही आती हैं। थर्ड पॉइंट है, इट इज़ रेजिस्टेंस टू कंसनट्रेटेड H2SO4, नाइट्रिक एसिड एंड अल्कलीज। Fourth point is, since cast iron has low thermal conductivity, it cannot be used for heat transfer in steels। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स के अंदर आता है, क्योंकि कास्ट आयरन की
थर्मल कंडक्टिविटी लो होती है, इसलिए इसे उस तरह के मटेरियल्स में जहाँ पे हीट ट्रांसफ़र का केस होता है या एक अच्छी मशीनरीज में, इन सब को बनाने में यूज़ नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर आप लोग अपने स्कूलिंग लेक्चर्स में या आप लोगों ने मेटल्स और नॉन मेटल्स आप लोगों ने स्कूल्स लेवल पे ऑलरेडी पढ़ रखा है, अगर मेटल्स के केस में देख रखा होगा तो एक अच्छे मेटल की प्रॉपर्टी में ये जो हीट ट्रांसफ़र वाला केस है ये भी आता है। अगर आप लोगों को याद अभी भी नहीं आ रहा है तो मैं एक लाइन आप लोग के सामने दोहराना चाहूँगा कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिएगा, मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इस लाइन पे ये जो कास्ट आयरन है ये खरा नहीं उतरता। सो इसीलिए ये फोर्थ पॉइंट को जोड़ा गया कि सिंस कास्ट आयरन हैज़ लो थर्मल कंडक्टिविटी इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर हीट ट्रांसफ़र इन स्टील्स। चलिए, ये तो बातें थी इसके डिसएडवांटेजेस की। अब बात करते हैं यूजेस की कि कास्ट आयरन यूज़ कहाँ होता है। सो इट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नंबर फर्स्ट सपोर्ट्स फॉर प्लांट, सेकेंड वन इज़ जैकेट्स ऑफ स्टीम पैन्स, and third one is lining with enamel, plastic और suitable protective material। क्योंकि आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी इतना तो पता कर ही लिया है कि कास्ट आयरन एक एबंडेंट मात्रा में, यानी कि एक बहुत अधिक मात्रा में आसानी से मिलने वाला सस्ता मटेरियल होता है, सस्ता मेटल होता है। इस वजह से इसको एज ए सेकेंडरी चीज़ मानते हुए एज ए सपोर्टिंग मटेरियल के तौर पर हम प्लांट में यूज़ करते हैं। इसके अलावा स्टीम पैन्स की जैकेट बनाने में यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा इनेमल्स की लाइनिंग में, प्लास्टिक और सुटेबल प्रोटेक्टिव मटेरियल, इन सब चीज़ों में हम इस कास्ट आयरन का यूज़ कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि अगर ये कास्ट आयरन थोड़ा सा ख़राब है या जो डिसएडवांटेज में हमने 4 पॉइंट्स पढ़े हैं, अगर इन चीज़ों पे मेन पॉइंट्स पे खरा नहीं उतरता तो इसको चेंजेस कैसे किया जाए, इसकी प्रॉपर्टी को चेंज कैसे कर सकते हैं। ये आप लोग ज़रा देखिए, मॉडिफिकेशन ऑफ कास्ट आयरन। इस पॉइंट से आपको समझ में आएगा कि इसकी प्रॉपर्टी को हम इन्हांस चेंज कैसे कर सकते हैं। कास्ट आयरन इज़ नॉट कंसीडर्ड कोरोजन रेजिस्टेंस। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कास्ट आयरन कैन बी अल्टर्ड बाई alloying with other elements such as silicon, nickel and chromium। इन तीनों के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि सिलिकॉन क्या है, निकल क्या है, क्रोमियम क्या है। अगर इन तीनों चीज़ों को अगर हम कास्ट आयरन के साथ अगर मिक्स कर देते हैं तो जिस टर्म को अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने जिक्र किया था, एलॉयज़, ये एक एलॉय बन जाएगा। और एलॉय की एक प्रॉपर्टी जो सबसे मेन प्रॉपर्टी है वो आप लोगों को ऑलरेडी ही पता है कि ये जो एलॉय एक ऐसी चीज़ होती है जो कि कोरोजन रेजिस्टेंस होती है, यानी कि जंग का, कोरोजन का एलॉय पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और ये बात आपको पता है कि एक मेटल की अगर सबसे बड़ी जो चीज़ है यानी कि कोरोजन, अगर आपने उसको रोक दिया तो फिर मेटल, आप इसको किसी भी चीज़ में यूज़ कर लीजिए, इस एलॉय को किसी भी चीज़ में यूज़ कर लीजिए, क्योंकि एलॉय यूज़ करने से 2-3 चीज़ें तो इम्प्रूव हो ही जाती हैं। एक तो कोरोजन, जंग लगना बच जाएगा। दूसरा, जो ये कास्ट आयरन है अगर ये हैवी है तो इन सब चीज़ों को मिलाने से एक नई चीज़ मिल के आएगी। वो एक ऐसा एलॉय मिल के आएगा जो कि लाइट इन वेट होगा, हल्का होगा, मेलेबल एंड डक्टाइल होगा, यानी कि आप उसको हैमरिंग कर सकते हैं, उसको उसके ऊपर अगर आप हैमर मारें तो उसको एक पतली चादर के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं। आप उसको लंबे लंबे वायर बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप सिलिकॉन, निकल और क्रोमियम को यूज़ करें तो कास्ट आयरन का आप एक एलॉय में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे एक लास्ट की लाइन दे रही है, कॉमर्शियल टाइप्स ड्यूरिरॉन एंड ड्यूरीक्लोर। ये ड्यूरिरॉन एंड ड्यूरीक्लोर ये 2 कॉमन एलॉयज़ हैं कास्ट आयरन के, जो नॉर्मली मार्केट में भी अवेलेबल हैं और आपको आमतौर पर, आप आगे भी चाहे पढ़ना चाहें, पहले भी आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, आपको इनके बारे में डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था मेरी प्रीवियस लेक्चर का वो पॉइंट जो मुझसे छूट गया था। मैंने आप लोगों को ये भी डिस्कस कर दिया है। अगर इस स्लाइड में आपको कोई भी आगे क्वेरी होगी तो आप प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिएगा। मेरे गूगल क्लासरूम के जो अकाउंट है उस पर शेयर कर सकते हैं, नहीं तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है
मेरी आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, चाहे आप गूगल क्लासरूम में शेयर कर लीजिए, चाहे इस यूट्यूब चैनल पे कर लीजिए। सॉरी। चलिए अब बात करते हैं आज के लेक्चर की जो नया टॉपिक है, दैट इज़ कार्बन स्टील। अब जाहिर सी बात है कि ये एक दूसरा मटेरियल है जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन प्लांट में, चाहे वो किसी भी रूप में यूज़ किए जाने वाला मटेरियल है जो मिल जाता है। हम इसकी प्रॉपर्टीज़ का जिक्र करते हैं। ज़्यादा देरी ना करते हुए अब मैं कार्बन स्टील के ऊपर आपको फोकस करवाना चाहूँगा, तो मेरी स्लाइड को ज़रा ध्यान से देखिए। कार्बन स्टील इज़ एन आयरन एलॉय। ध्यान से, आपको पहली लाइन से ही समझ में आ रहा होगा कि कार्बन स्टील एक आयरन एलॉय है, कॉमा विच कंटेन्स ओनली ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ कार्बन। ये कार्बन स्टील एक ऐसा आयरन एलॉय है जिसके अंदर कार्बन की जो परसेंटेज है वो बहुत ही माइन्यूट होती है, बहुत ही कम होती है। तो इसके एडवांटेजेस क्या निकल के आए फिर? फर्स्ट पॉइंट है कार्बन स्टील इज़ चीपेस्ट। कार्बन स्टील जो होता है वो सस्ता होता है, देयरफॉर इट इज़ प्रेफर्ड। यानी कि अब यहाँ से एक डिफरेंस आप लोग अपने माइंड में रख लीजिए कि एज कंपैरिजन टू कास्ट आयरन, कार्बन स्टील को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है ना? एडवांटेजेस आपको समझ में ही आने लग गया होगा। अब सेकंड पॉइंट देखिए, इट इज़ ईजली वेल्डेबल एंड इज़ फ्रिक्वेंट यूज्ड इन फैब्रिकेशन। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉपर्टी इसकी और निकल के आ रही है कि अगर मान लीजिए कुछ काम करते हुए या इससे बनी हुई, कार्बन स्टील से बनी हुई कोई भी मशीन, कोई भी पार्ट्स अगर टूट जाए तो उसकी वेल्डिंग बड़ी आसानी से की जा सकती है। और इसी का कारण को देखते हुए कार्बन स्टील को किसी भी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में एज कंपैरिजन टू कास्ट आयरन लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन वही, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हर मटेरियल के, हर चीज़ के कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो डिसएडवांटेजेस के अंदर में आप पहला पॉइंट देख लीजिए क्या लिख रहा है कि फर्स्ट पॉइंट है कार्बन स्टील हैज़ लिमिटेड रेजिस्टेंस टू कोरोजन। ये भी देखिए, कोरोजन के केस में ये भी बिल्कुल कास्ट आयरन की तरह ही मात खा गया कि इसमें भी जंग लगने के चांसेस होते ही होते हैं। दिस प्रॉपर्टी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय प्रिपेयरिंग एलॉयज़। तो आपको पता ही है कि अगर आपको किसी भी मेटल या किसी भी मेटल की अगर आपको प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो आप आग बन करके आपको उसको एलॉयज़ में कन्वर्ट करना ही होगा। क्योंकि अगर आपने उसको एलॉयज़ में कन्वर्ट नहीं किया तो आप किसी भी मेटल को कोरोजन से नहीं बचा सकते। ये चीज़ आप लोगों को ऑलरेडी ही पता है, बस क्योंकि अब ये फार्मास्यूटिकल सिलेबस में आया हुआ है, मैं आप लोगों को ये बातें रिकैप करा रहा हूँ। सेकंड पॉइंट देखिए, इट रिएक्ट्स विद कास्टिक सोडा, ब्राइन एंड सी वाटर। सी वाटर आपको समझ में ही आ रहा होगा, NaCl नमक होता है सी वाटर में। इसके अलावा अदर सॉल्ट्स होती हैं, तो यानी कि ये उससे भी रिएक्शंस इसका होता है। कास्टिक सोडा आपको पता ही है, ब्राइन, ये सब चीज़ें, तो इन सब से भी इसका रिएक्शंस होता है। अलोइंग इट कैन रिड्यूस दिस रिएक्टिविटी। तो जैसे कि कास्ट आयरन के केसेस में था कि वो भी एसिडिक अटैक को नहीं झेल पा रहा था, अल्कली के अटैक को नहीं झेल पा रहा था, इसी तरीके से जो कार्बन स्टील है वो भी सेम इसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कुछ चीज़ों पर खरा नहीं उतर रहा है। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो यूजेस के अंदर देख लीजिए, कार्बन स्टील इज़ यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शंस ऑफ बार्स, कॉमा पाइप्स एंड प्लेट्स। ठीक है ना? तो कार्बन स्टील जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में या और अदर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है वो होती है बार बनाने में, यानी कि बार मतलब बड़ी बड़ी रॉड्स में, ठीक है, पाइप्स बनाने में, प्लेट्स बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। फुल स्टॉप। इट इज़ यूज टू फैब्रिकेट लार्ज स्टोरेज टैंक्स फॉर वाटर, कॉमा सल्फ्यूरिक एसिड, कॉमा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एट्सेट्रा। इसके अलावा जब आपको बड़े बड़े टैंक बनाने पड़ें पानी के या एसिडिक के या अदर सॉल्वेंट्स के, तो आप सबसे पहले कार्बन स्टील को ही यूज़ करते हैं टैंक बनाने में। ओके,
Next point is it is used for supporting structures such as grinders and bases for plant vessels. तो ये कुछ बातें थी कार्बन स्टील की जो मेन मेन प्रॉपर्टीज़ थी कि ये होता क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये यूज़ कहाँ होता है। तो अब आप लोगों को मैंने दो मटेरियल जो आम तौर पर किसी भी प्रोडक्शन प्लांट्स में, और क्योंकि हम लोग हैं फार्मेसी के तो हमें किसी भी प्लांट की जगह पे हम उसकी जगह पे बार बार जिक्र कर दे रहे हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन प्लांट। तो उसमें दो मेटल्स का मैंने अभी तक आपके बारे में बात कर दी, जिक्र कर दिया। पहला था आपका कास्ट आयरन, जिसके मैंने आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस उसकी प्रॉपर्टीज सब बताई। सेकंड में मैंने आपको बताया कार्बन स्टील, उसके कुछ एडवांटेजेस बताए, डिसएडवांटेजेस बताए, उसके यूजेस बताए। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, वेरिएंट ऑफ कार्बन स्टील। इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिएगा, ये क्या कहती है। द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन स्टील कैन बी अल्टर्ड बाई एलॉइंग इट विद अदर मेटल्स। तो ये बात हमने प्रीवियस स्लाइड में भी कह दी थी कि अगर आपको कार्बन स्टील की प्रॉपर्टी को चेंज करना है, उसे कोरोजन से बचाना है, उसे एसिडिक या अल्कली अटैक से बचाना है, तो आपको उसको कैसे भी करके एलॉयज़ में कन्वर्ट करना ही होगा। और एलॉयज़ में कन्वर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका और जो मेन तरीका है वो यही है कि दो तीन मटेरियल को जब आपस में आप मिक्स करते हैं उस पर्टिकुलर मेटल के साथ, तो एक एलॉय का निर्माण होता है, जिसको अभी आप आगे देखते हैं। चलिए, सम ऑफ द मेटल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज आर। देखिए, सबसे पहला है निकल। आम तौर पर जब भी कोई एलॉय बनेगा तो उसमें निकल की मात्रा पाई ही जाएगी। तो निकल की प्रॉपर्टी क्या है, इम्प्रूव्स टफनेस, कॉमा, कोरोजन रेजिस्टेंस एंड लो टेम्परेचर प्रॉपर्टी। ओके। इसके अलावा क्रोमियम, इसके बारे में भी आप लोगों ने ऑलरेडी सुन रखा है कि जब भी कोई एलॉय बनेगा तो निकल के साथ क्रोमियम का मिक्सचर होगा ही होगा। ये क्या प्रॉपर्टी शो करता है किसी भी मेटल में, ये देख लीजिए। इट इंक्रीजेज द हार्डनेस, कॉमा, मोर एब्रेसिव, रेजिस्टेंट एंड रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन। ठीक है। इसके अलावा सिलिकॉन एक्सपेंसिव होता है, आप लोगों ने इसके बारे में भी पता चल गया है, आपको पता है क्या होता है ये। आजकल आमतौर पर जो ये आपके सोलर पैनल्स होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, गांव हो चाहे शहर हो, सोलर पैनल्स का आजकल काम बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन वेफर्स, सिलिकॉन की जो प्लेट्स होती हैं वो उस सोलर पैनल्स में यूज़ की जाती हैं। और यही जो सिलिकॉन है ये आम तौर पर निकल और क्रोमियम के साथ इसका मिक्सअप ऐड किया जाता है किसी भी मेटल में, ताकि उसको एलॉय में कन्वर्ट किया जाए। तो सिलिकॉन की प्रॉपर्टी क्या होती है, सिलिकॉन इंक्रीजेज हार्डनेस, कॉमा, मोर एब्रेसिव, रेजिस्टेंट एंड रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन। इसके अलावा जो फोर्थ है वो है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड एलिवेटेड टेम्परेचर। सो ये निकल, क्रोमियम, सिलिकॉन, मोलिब्डेनम, ये चार तरीके के मटेरियल्स हैं जिनको एक अगर अलग अलग रेशियो में अगर हम डालें इस कार्बन स्टील में, तो ये कार्बन स्टील की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। वो कोरोजन रेजिस्टेंट हो जाएगा, एसिडिक रेजिस्टेंट हो जाएगा, अल्कली रेजिस्टेंट हो जाएगा, इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। और फिर आप इसको किसी भी अच्छे तरीके से किसी भी प्लांट में, चाहे आप स्टोरेज में, चाहे आप मशीनरी बनाने में, या किसी अदर सोर्सेज में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट स्लाइड है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील ये हमारा आज के लेक्चर का, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। इसके बारे में भी आप लोग दो चार बातें जान लीजिए कि ये होता क्या है। स्टेनलेस स्टील एक्चुअली में, इस सारी बातों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने आप ही बता दूं कि ये ऑलरेडी एक बना बनाया एलॉय है। ये बना आयरन से ही है, ये लोहे से बना हुआ ऑलरेडी एक एलॉय है। और आप लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी पता किया हुआ है, आप लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में सब कुछ पता है। हमारे घर में आम तौर पर जितने भी बर्तन होते हैं जो मिलते हैं, जिसमें हम लोग खाना खाते हैं, जितने भी यूटेंसिल्स हैं, ये सारे के सारे स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं। आप लोगों ने इनको टच करके भी देखा हुआ है, हल्के होते हैं, प्लेट्स में होते हैं,
शाइनर होते हैं, इनमें जंग नहीं लगता। ठीक है, तो हम स्टेनलेस स्टील इसी के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि ये क्या होता है। सो इट इज़ एन एलॉय ऑफ आयरन, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि ये एक आयरन का एलॉय है। यूजुअली इट कंटेन्स क्रोमियम एंड निकल। प्रीवियस स्लाइड में अभी हम लोगों ने निकल और क्रोमियम की प्रॉपर्टी को पढ़ा था कि इनके डालने से किसी पर्टिकुलर मेटल पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो आप खुद ही देख लीजिए। यूजुअली इट कंटेन्स क्रोमियम एंड निकल विच मेक द स्टील कोरोजन रेजिस्टेंट। ऑब्वियसली हमें किसी भी मेटल को जंग से तो बचाना ही बचाना है, और बचा लिया तो अपने आप ही इसकी आधी प्रॉपर्टी किसी भी मेटल की अपने आप ही चेंज हो जाती है। तो कुल मिला के ये समझ लीजिए कि अगर हम क्रोमियम और निकल को इस आयरन में ऐड करेंगे तो अपने आप ही एक नई चीज़ का इजाद होगा, एक नए एलॉय का इजाद होगा, और जिसको हम कहेंगे स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट पॉइंट इज stainless steel is stabilized by the addition of titanium, comma, niobium and tantalum. Full stop. Mirror amount of other elements such as copper, comma, molybdenum and selenium are added. Stainless steel also has the advantages of ease in fabrications. तो ये कुछ उसके एडवांटेजेस या अदर चीज़ें और भी इसके अलावा जो निकल क्रोमियम के अलावा डाली जाती हैं उनके बारे में जिक्र किया गया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। द अबंडेंट यूज ऑफ स्टेनलेस स्टील इज ड्यू टू द प्रॉपर्टीज सच एज हीट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट इज कोरोजन रेजिस्टेंस, फिर ईज ऑफ फैब्रिकेशन, नेक्स्ट इज क्लीनिंग एंड स्टरलाइजेशन एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। यानी कि वो ये बोलना चाह रहा है कि आमतौर पर कोई भी मशीनरी पार्ट या और भी बहुत सी चीज़ें स्टेनलेस स्टील की आपको बनी हुई इसलिए नज़र आ जाती हैं क्योंकि वो जब एलॉयज़ में कन्वर्ट होते हैं, जब ये स्टेनलेस स्टील की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है, वो है हीट रेजिस्टेंस की, कोरोजन रेजिस्टेंस की, ईज़ ऑफ फैब्रिकेशंस की, क्लीनिंग एंड स्टरलाइजेशन की और टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगर ये 4-5 बातें अगर किसी भी मेटल के अंदर आ जाती हैं तो उसको आप आग बन करके यूज़ कर सकते हैं किसी भी काम में। और स्टेनलेस स्टील इन सारी बातों पे खरे उतरता है, इसलिए आसानी से मिलता है, सस्ता भी होता है, और इसको अलग अलग कामों में, चाहे मशीन के इक्विपमेंट्स बनाने में, डाई पंचेस बनाने में, इसके अलावा पैकेजिंग में, मटेरियल में रैकिंग करने में, अदर सोर्सेज में इनको यूज़ कर लेते हैं। Depending on the composition, stainless steel alloys are available in 3 groups: montensitic, ferritic and austenitic। तो ये 3 ग्रुप्स में स्टेनलेस स्टील को बांटा गया है, जिसको सबसे पहला कहा गया है मर्टेंस्टिक, नेक्स्ट है फेरिटिक एंड ऑस्टेंटिक। ठीक है, तो आज की इस लेक्चर्स में हम लोगों ने स्टेनलेस स्टील और कार्बन स्टील के बारे में जाना। अगले लेक्चर में जब हम आएंगे तो हम बात करेंगे इसके कंपोजिशन के, इसके एडवांटेजेस के, इसके डिसएडवांटेजेस के एंड यूजेस के। आई होप आप लोगों को मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आप लोग को इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो इस पर्टिकुलर लेक्चर के रिगार्डिंग, तो मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग को किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी। आप लोग गूगल क्लासरूम में जाके कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसके अलावा इस स्लाइड को मैं अपने यूट्यूब चैनल पे मर्ज कर दूंगा, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, इसको देखिए, इसको समझिए, और किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे बता सकते हैं। थैंक यू।